एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मुगल एम्पायर। मिडिल इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन कुछ साउंड इश्यूज़ की वजह से इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम कवर करेंगे मुगल एम्पायर, उसके बाद इस मुगल एम्पायर में इसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, साथ में इसका कल्चर, मुगल एम्पायर के टाइम पे जो भी आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हुआ वो, और एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी पे हमें फोकस करना है। एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम ये पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको। मुगल एम्पायर, इट वॉज फाउंडेड बाय बाबर। एक इसका टाइम पीरियड क्या था? 1526 से लेके 1857 तक। ठीक है, 1526 मतलब बैटल ऑफ पानीपत, जब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक बैटल हुई थी और बाबर उसमें जीत गए थे और इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था, इस्टेब्लिश हो गया था 1857। तो ये वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और उसके बाद से इंडिया में ब्रिटिश क्राउन ने रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 1857 से फिर मुगल एम्पायर एकदम एंड हो गया था, ये मान के चलिए। इट वाज फाउंडेड बाय बाबर। बाबर से शुरू करते हैं। अब देखो बाबर वाला जो टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जो इम्पोर्टेंट बैटल्स रही बाबर की, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि इस बैटल में उन्होंने किस तरह के वेपन्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से, या कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी जिसकी वजह से उनको विक्ट्री मिली, और कुछ कल्चरल चेंजेस इंडिया में हुए या कुछ ऐसे आर्ट एंड कल्चर के ऐसे फीचर्स जो इंट्रोड्यूस किए बाबर ने। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बैटल से आएगा तो मैच द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बैटल थी और किसके अगेंस्ट में थी। तो उसी फॉर्मेट में हमें टॉपिक तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526। और कहाँ ओरिजिन इनका क्या था? वो तिमूर और चंगेज़ खां, ये दोनों ही डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे। ठीक है, तिमूर से बिलोंग करते थे फादर साइड से और चंगेज़ खान से बिलोंग करते थे मैटरनल साइड से, मदर साइड से। अर्ली एम इनका क्या था? इंडिया में अटैक करने का। तो इंडिया में जब ये आए थे तो इनका ये मोटिव नहीं था कि हमें इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करना है। बाबर आए थे समरकंद से, जो कि फरगना वाला रीजन है, समरकंद फरगना वाला रीजन है, वहाँ से इनको भागना पड़ा था, वहाँ से निकलना पड़ा था। इनके फादर की डेथ के बाद ये जो समरकंद और फरगना वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स उनको फेस करने पड़े और उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से जाना है। अब देखो, क्योंकि वो तिमूर के साइड से भी थे, तो हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में के टाइम पर ही कि तिमूर ने एक बार इंडिया में अटैक किया था, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर अटैक हुआ था और यहाँ पे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है उस पर यहाँ इसी साइड में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही बाबर आए, कुछ टाइम के लिए यहाँ रुके एंड देन उनको इनवाइट किया गया दिल्ली पर अटैक करने के लिए, इब्राहिम लोधी पर अटैक करने के लिए। तो इनिशियली एम इनका नहीं था इंडिया पर रूल करने का। ठीक है, वो चाहते थे इंडिया से वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए ताकि वो वापस फरगना जाकर वहाँ पर अपना रूल स्टार्ट करें। लेकिन जब इंडिया आए और यहाँ का उन्होंने एटमॉस्फेयर देखा और यहाँ पे जो पावर का वैक्यूम था वो देखा, देन ही डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश मुगल डायनेस्टी इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, तो वही कि इंडिया के लिए क्या व्यू था? पहले रिफ्यूजी, देन स्ट्रेटेजिक बेस बनाना फाइनेंशियल इश्यूज को टैकल करने के लिए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने यहीं इंडिया में ही अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। नाउ कौन सी टेक्निक्स उन्होंने यूज़ की मिलिट्री वॉरफेयर के लिए? सो ही यूज्ड कैनन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम कैनन्स वर यूज्ड इन द बैटल।
कैनन्स का उन्होंने यूज़ किया, गन पाउडर का भी यूज़ हुआ। अब गन पाउडर का यूज़ इंडिया में पहले से ही चला आ रहा था, तो कभी अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए कि बाबर वॉज द फर्स्ट हु यूज्ड गन पाउडर इन इंडिया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही डेक्कन वाला जो रीजन था, डेक्कन सल्तनत वहाँ पे गन पाउडर का यूज़ हो चुका था, लेकिन बाबर ने भी यूज़ किया। देन ही यूज्ड तुलुगमा स्टाइल या सिस्टम ऑफ वॉर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये इब्राहिम लोदी की आर्मी और यहाँ पे बाबर की आर्मी, तो बाबर ने क्या किया कि सबसे आगे फ्रंट में कैनन्स को यूज़ किया, है ना। उसके बाद अपनी जो मिलिट्री थी उसको इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे मिलिट्री यूनिट्स में उन्होंने डिवाइड किया, और कैनन्स इधर से अटैक कर रही थी, तो जो इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी उसका मेन फोकस इधर ही था, और धीरे धीरे ये जो यूनिट्स थी ये ऐसे शिफ्ट होती हुई चली गई। ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके इधर शिफ्ट होते हुए चले गए, और फिर जो एनिमी की जो आर्मी थी उसको चारों तरफ से घेर के और फिर ये बैटल उन्होंने जीत ली। तो तुलुगमा सिस्टम। देन कौन सी पास से आए थे वो, तो खैबर पास। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, कैनन्स, गन पाउडर, तुलुगमा सिस्टम एंड खैबर पास। मेजर कॉन्क्वेस्ट, तो मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट बैटल पानीपत किसके अगेंस्ट में थी, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में थी। देन बैटल ऑफ खानवा 1527 अगेंस्ट राणा सांगा, और यही बैटल थे जिसमें बाबर ने गाजी की उपाधि ली खुद के लिए। ठीक है, और कभी कभी ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इन विच बैटल बाबर मोटिवेटेड हिज आर्मी थ्रू द रिलीजियस स्पीच। ठीक है, सो ही प्रोवोक्ड हिज मिलिट्री on religious grounds. The Battle of Khanwa against Rana Sanga. Then Battle of Chanderi in 1528 against मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। 1529 में बंगाल और बिहार वाली साइड में जो अफगान रूलर्स थे महमूद लोधी एंड नुसरत शाह, यहाँ पर अटैक किया, इस एरिया को जीता। 1530 में लाहौर जाते वक्त इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 बैटल्स को याद करना है। ठीक है, कौन कौन सी है, बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। क्लियर, और इन बैटल्स के थ्रू उन्होंने जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था वो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पूरा जीत लिया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका क्रिएट हो गया था नदर्न पार्ट में, पूरा बंगाल बिहार तक। ठीक है, ये वाला जो रीजन था ये पूरा मुगल्स के कंट्रोल में आ गया था। अब 1530 तक तो वो लगातार वॉर में इन्वॉल्व रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, एक्सपांशन भी हो गया। ठीक है, लेकिन उनको कंसोलिडेशन का टाइम नहीं मिला। ठीक है, कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, इस्टेब्लिशमेंट और एक्सपांशन तक ही रहे। 1530 में डेथ होने के बाद फिर इनके सक्सेसर आए हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में पढ़ने से पहले बाबर के टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर लिटरेचर में कुछ कंट्रीब्यूशन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर, तो ही इंट्रोड्यूस्ड चारबाग सिस्टम, ये पर्शियन स्टाइल है गार्डन लेआउट की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे कोई भी अगर मॉन्यूमेंट बनाना हो, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ये बीच में बनेगा और चारों तरफ ऐसे 4 बाग या 4 गार्डन्स बनाए जाते थे। ही कंस्ट्रक्टेड मॉस्क इन पानीपत एंड संभल रीजन, और यही वो संभल रीजन है जहाँ पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था, और इस हरिहर टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया, और इसी टेम्पल के ऊपर फिर एक मस्जिद बनवाई गई थी संभल में, बाबरी मस्जिद इसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो इशू है वो अभी तक चल रहा है कोर्ट में, जिसके लिए 2024 में रिव्यू का ऑर्डर दे दिया था वहाँ की जुडिशरी ने। ठीक है, और उसी वजह से वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे। फिर नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर से रिलेटेड इनके खुद की लिखी हुई एक बुक है तुजुक बाबरी, जिसे बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तुजुक बाबरी ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो है बुक ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो इन्होंने अपनी मदर टंग टर्की जो टर्किश लैंग्वेज थी, ठीक है,
उसमें लिखा है इसको। अब इस बुक से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो इट गिव अस इंसाइट अबाउट द मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एंड फॉन्डनेस फॉर इंडिया। ठीक है। देन ही established tradition of imperial memoirs and he was very proficient in Persian and Arabic language also। तो टर्किश लैंग्वेज में लिखी हुई थी तुजुके बाबरी, ये याद रखना है लैंग्वेज और ये बुक का नाम। रिलीजियस व्यू वैसे तो ऑर्थोडॉक्स थे सुन्नी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखा कि हाँ इंडिया में क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, सो ही मेंटेन्ड एन ओपन माइंडेडनेस। ही वॉज अब कौन से, अब देखो लास्ट क्लास जो हमारी हुई है उसमें, मतलब कल जो आपको लेक्चर्स मिले होंगे उसमें भक्ति सूफी आपने पढ़ा होगा। तो जो सूफी सिलसिलास थे सब अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। तो उसमें एक नक्शबंदी सिलसिला आपने पढ़ा होगा। तो जो बाबर था वो भी नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे, और ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबर कौन से सिलसिला से जुड़े हुए थे, अकबर किससे जुड़े हुए थे, जहांगीर किससे जुड़े हुए थे, दारा शिकोह किससे जुड़े हुए थे, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। औरंगज़ेब कौन से सूफी सिलसिला से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो मैच द फॉलोइंग में ये भी आ जाता है। नाउ हुमायूं। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइम पीरियड है 1530 से 1540, देन 1555 से 56। ठीक है। एक मिनट। देन 1555 से 1556। तो बाबर के सक्सेसर थे ये 1530 में। अब ये जो 2 बार हमने इनका टाइम पीरियड लिखा है और यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया 1540 से लेके और 1555 तक एक गैप क्रिएट हुआ। ये किस वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि 1540 में शेर शाह सूरी के साथ इनकी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कन्नौज, और इस बैटल के बाद इनको ये हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो फिर ये 15 साल का जो टाइम है दिल्ली आगरा रीजन में शेर शाह सूरी ने रूल किया था। 1555 में दोबारा से वो आए और बैटल ऑफ सरहिंद हुई, और उस बैटल के बाद दोबारा से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। तो मेजर बैटल्स हैं वही मैच द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग आपको इन बैटल्स को तैयार करना है। तो एक बैटल हुई थी चुनार में। ठीक है, सीज ऑफ चुनार 1532। तो चुनार किस रीजन में है, ये बंगाल साइड में है, और यहाँ पे अफगान रूलर्स जो थे उनके अगेंस्ट में ये बैटल थी। और ये जो चुनार फोर्ट था ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, इट वाज कंसिडर्ड एज गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। फिर 1532, तो जब ये बिहार बंगाल साइड में जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे हुमायूं, तो उसी टाइम पर गुजरात वाले रीजन में बहादुर शाह ने रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हुमायूं का ध्यान था बिहार बंगाल के साइड। देन बहादुर शाह को भी उन्होंने हराया, और बाद में बहादुर शाह वहाँ से बच गए इसके बाद, और पुर्तगीज़ ने बहादुर शाह को कैप्चर किया और इनको मार डाला। सो बहादुर शाह वाज असैसिनेटेड बाय पुर्तगीज इन दीव रीजन में। ठीक है। तो 1532 चुनार, फिर 35 में बहादुर शाह। उसके बाद 2 ये बैटल्स इंपॉर्टेंट है जो शेर शाह सूरी के साथ हुई, एक बैटल ऑफ चौसा और दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज। क्लियर। तो ये 4 बैटल हो गई, इनको मैच द फॉलोइंग में कंसीडर करना है। बैटल ऑफ चौसा 39, कन्नौज 40, और यही एक बैटल थी जिसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा 15 सालों के लिए। अब ये जो टाइम पीरियड था एग्जाइल वाला, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो एक तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पर, अमरकोट में। अमरकोट ये सिंध पाकिस्तान वाला रीजन है। अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर पर, हिंदू राजा ने इनको असाइलम दिया था, तो वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। सो नाउ योर होमवर्क इज हु वॉज दैट किंग, नेम आपको बताना है, उन राजा का नाम क्या था। ठीक है। उसके बाद हुमायूं ट्राई कर रहे थे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही कहीं उनको एक एरिया मिल जाए जहां वो रूल कर सकें, काफ़ी कोशिश की उन्होंने। ठीक है, ईरान की तरफ भी
ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से उनका कहीं पर भी सेटलमेंट नहीं हुआ। देन सरहिंद की बैटल हुई 22 जून 22 1555 में, और इस बैटल में जो शेरशाह सूरी के सक्सेसर्स थे उनको वो हरा के और वापस से री इस्टेब्लिश कर देते हैं मुगल एम्पायर को। ठीक, तो यहाँ से री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर 55 में। अब 55 में रीस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, लेकिन ये ना तो कंसोलिडेट कर पाए ना ज़्यादा उसको रूल कर पाए। ठीक है, 56 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी डेथ हो गई। सो ही डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयरकेस। ठीक है, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर। जैसे आर्किटेक्चर में बाबर के टाइम पे चार बाग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, उसी तरीके से पेंटिंग की जो शुरुआत थी, एक पेंटिंग में एक डेवलपमेंट की जो शुरुआत थी वो यहाँ से शुरू हो गई थी, हुमायूं के टाइम पीरियड से ही। ठीक है, तो एक बार आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लिटरेचर ही हम तैयार कर लेते हैं। आर्किटेक्चर में ही कंस्ट्रक्टेड दीन पनाह। दीन पनाह ये न्यू सिटी थी, दिल्ली के अंदर ही बनाई थी। देन ही कंस्ट्रक्टेड जमाली मॉस्क एंड ईसा खान्स मॉस्क इन दिल्ली। दिल्ली में ही दो मस्जिदें बनी। हुमायूंस टॉम्ब कंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम ही अकबर की मदर थी। ठीक है, मदर ऑफ अकबर। तो हुमायूं टॉम्ब का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया हमीदा बानो बेगम ने। ये आर्किटेक्चर डेवलप हुआ इनके टाइम में। पेंटिंग में इन्होंने पर्शिया के जो उस टाइम के बहुत पॉपुलर पेंटर्स थे उनको इंडिया बुलाया। ठीक है, उनका नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। और इन्होंने इंडिया में जो पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग था उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, पर्शियन स्टाइल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसके लिए एक निगार खाना भी बनवाया। निगार खाना पेंटिंग की वर्कशॉप थी, पेंटिंग की लाइब्रेरी या वर्कशॉप कहें, निगार खाना। अब देखो कभी कभी स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है कि निगार खाना का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, मतलब फाउंडेशन किसने रखा। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने पेंटिंग का कारखाना बनवाया। ठीक है, एक अलग से डिपार्टमेंट जिसमें मोर देन 100 पेंटर्स वर अपॉइंटेड फॉर फर्दर इवोल्यूशन इन द पेंटिंग और इनोवेशन इन द पेंटिंग। तो वो जो कारखाना सेटअप कराया था वो अकबर ने कराया था, और निगार खाना की शुरुआत कर दी थी हुमायूं ने। ठीक है, तो ये याद करना। देन लिटरेचर, तो लिटरेचर में हुमायूं के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसे कहा जाता है हुमायूं नामा, और ये उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, देन स्टार्टेड हमजा नामा इलस्ट्रेशन। हमजा नामा क्या है? ठीक है, हमजा नामा भी एक ऐसी बुक है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बुक है, इसमें हम लिखने के बजाय पेंटिंग्स के थ्रू पूरी की पूरी स्टोरी का डिपिक्शन कर दें, स्टोरी का डिपिक्शन कर दें यहाँ पर, तो उसे कहा जाता है एक तरीके से इलस्ट्रेशन। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग के थ्रू ये हमजा नामा की शुरुआत की गई, जिसको फिर अकबर ने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट, अब जो 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है, शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया सूर डायनेस्टी, है ना। तो इस टाइम पीरियड को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शेरशाह सूरी थे उनका ओरिजिनल नेम था फरीद, और शेर खान या शेर शाह ये इनका टाइटल था, टाइटल था जो कि इनको एक टाइगर को मारने के बाद मिला। अब यहाँ पे आपका होमवर्क है, उस टाइम पर ये कौन से, क्योंकि बिहार बंगाल वाला रीजन जो था, उस रीजन में कौन से रूलर या सुल्तान के अंडर में काम कर रहे थे, एज एन ऑफिशियल काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस रूलर का नाम। अब इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो शेरशाह सूरी आ गए कहाँ पे, दिल्ली आगरा वाला रीजन इनके पास आ गया, तो हुमायूं को हराया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने थोड़ा एक्सपांशन किया, तो जो राजपुताना वाला जो रीजन था, मालवा, रणथंबोर राजस्थान वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो उस रीजन में इन्होंने धीरे धीरे अपना
इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। रायसेन, चित्तौड़, कालिंजर ये यूपी वाला रीजन हो गया। देन 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, और डेथ भी कैसी हुई, कालिंजर वाला जो रीजन था यहाँ पर एक बैटल चल रही थी, उसी टाइम पर गन पाउडर ब्लास्ट हुआ, एक्सीडेंटली ही डाइड ऑन द स्पॉट। फिर ये उनके सक्सेसर्स हैं, इस्लाम शाह और आदिल शाह सूरी। तो ये नाम याद रखना, तो कभी हो सकता है सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाए, तो शेरशाह सूरी, देन इस्लाम शाह, देन आदिल शाह सूरी। अब 1555 आ गया, 1555 में हुमायूं वापस आते हैं, ठीक है। अब शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी उन्होंने चेंज जो इस टाइम पर किया, हालांकि शेरशाह सूरी ने कोई मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने पहले से चला आ रहा जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का, या फिर ये कहें कि हुमायूं वाला, क्योंकि देखो बाबर को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, हुमायूं ने भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो वही सब जो पहले से जो चला आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन, उसी को ही सब फॉलो कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दीवानी रसालत, दीवानी रसालत हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, ये एक रिलीजियस डिपार्टमेंट था। अब शेरशाह सूरी ने रिलीजियस डिपार्टमेंट के साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री भी बनाया इसको, एज अ मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी। फिर उन्होंने अपने कॉइन्स इशू किए नए, और सिल्वर कॉइन था, उसका नाम था रुपया, ठीक है, 178 ग्रेन्स का। फिर जो रेवेन्यू इनकम होती थी वो कहाँ से होती थी, मेनली रेवेन्यू से, और रेवेन्यू कितना परसेंट शेयर लिया जाता था, अराउंड ऑन एन एवरेज 1/3, ठीक है। और रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो कलेक्ट होता था कैश में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कैश में हो गया था, बाद में याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अलाउद्दीन ने कैश में रेवेन्यू कलेक्ट किया, बाद में एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने फूड ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स। देन वापस से जब शेरशाह सूरी आए तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको वापस से कैश में पेमेंट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो रेवेन्यू रेट डिसाइड होता था वो किस बेसिस पे डिसाइड होता था, उसके लिए रेवेन्यू लैंड असेसमेंट होता था। लैंड असेसमेंट का मतलब है ये चेक करना कि कोई भी जो रीजन है वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया कितना है, उस वहाँ पे जो कौन कौन सी क्रॉप्स का प्रोडक्शन पॉसिबल है, उनका मार्केट प्राइस क्या है। उसके बाद असेसमेंट करके एक एग्रीमेंट डीड तैयार होती थी, उसे कहा जाता है कबूलियत, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना। उसके बाद इन केस ऑफ फेमाइन और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस 2.5% सेस भी उन पर इम्पोज किया जाता था। फिर मिलिट्री में शेरशाह सूरी ने कुछ चेंज किए थे, उन्होंने मिलिट्री में जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस था, दाग और चेहरा, उसको रिवाइव किया। और रॉयल खालसा खेल, तो ये पर्सनल फोर्सेस बनाई। अब खालसा जो वर्ड है ये हम पहले भी खालिसा ये वर्ड पढ़ चुके थे, किससे रिलेटेड है, ये बिलोंग करता है डायरेक्ट रॉयल फैमिली से या रूलर से, ठीक है। तो उनके लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी उन्होंने, खालसा खेल। आर्किटेक्चर में जीटी रोड ये रोड वही है जो पहले एंशियंट टाइम पीरियड में उत्तरापथ हुआ करता था, और इसको रिवाइव करके रिस्टोर करके उन्होंने ताम्रलिप्ति से लेकर और पुरुषपुर मतलब ये पेशावर वाला रीजन है, पुरुषपुर को ही पेशावर कहा जाता है, और इसी को पुष्कलावती के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सराय बनवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो कंफर्टेबल हो लॉन्ग रूट्स के ट्रेड करने के लिए, रेस्ट हाउसेस होते थे सराय। उसके बाद दिल्ली में पुराना किला बनवाया, और टॉम्ब बनवाया इन्होंने बिहार के सासाराम में। अब देखो यहाँ का एक फैक्ट है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये फैक्ट बता रही हूँ। ये जो टॉम्ब है इसके आर्किटेक्चर की वजह से, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, आर्किटेक्चर की वजह से इसे सेकंड ताज ऑफ इंडिया कहा जाता है, सेकंड ताज ऑफ इंडिया। अब कुछ जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने जो बीबी का मकबरा बनवाया था, है ना, वो सेकंड ताज है। तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है, उसे कहा जाता है ताज ऑफ डेक्कन इंडिया,
ताज ऑफ डेक्कन इंडिया, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, सासाराम में जो टॉम्ब बनाया था शेर ससूरी का, उसे सेकंड ताज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए सेकंड ताज ऑफ इंडिया आ जाए और उसमें ये ऑप्शन में हो, तो आप पहला इसी को आंसर मानना। ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो फिर आप इसको आंसर लगा सकते हो। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने रूल किया। तो मुगल एम्पायर में अकबर वॉज द फर्स्ट वन हु received time or who had enough time to consolidate, to set up a better administration, ठीक है। सो प्रॉपर जो मुगल एम्पायर है ना वो अकबर के टाइम पर ही इस्टेब्लिश हुआ। सो इनके बारे में पढ़ते हैं। 1542 में अमरकोट में इनका जन्म हुआ था और इनका कोरोनेशन हुआ 1556 में और प्लेस था कलानौर, कलानौर पंजाब। उस टाइम पे इनकी एज थी 13 और इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था बैरम खान। बैरम खान संरक्षक थे। बैरम खान वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन ऑफ हुमायूं, इसीलिए अकबर को बैरम खान के संरक्षण में ही रखा गया था। तो 1556 में भले ही अकबर बादशाह बन गए थे, लेकिन जो एक्चुअल पावर थी दैट वाज हेल्ड बाय बैरम खान, ठीक है। उसके बाद अकबर की जो जब डेथ हुई थी तो उनका जो टॉम्ब बनवाया गया वो कहाँ बनवाया गया, सिकंदरा में, और यहीं पर जोधाबाई का भी टॉम्ब बनवाया गया। क्लियर। इनके टाइम पीरियड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब बैरम खान की रीजेंसी 1556 से 1560 तक, 56 से 1560 तक जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इसमें रूल किया था किसने, इसमें रूल किया था खुद बैरम खान ने। मतलब एक तरीके से हम कहें कि बादशाह तो अकबर ही थे, लेकिन एक्चुअल पावर वाज हेल्ड बाय बैरम खान, राइट। लेकिन फिर 60 में तक आते आते अकबर ने इनको पॉलिटिकल जो डिसीजंस थे उन सब से दूर करके और उनको बोल दिया कि आप मक्का चले जाओ, ठीक है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने उनकी कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट रही, लाइक जैसे काबुल टू जौनपुर का जो रीजन है यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, देन ग्वालियर, अजमेर। उसके बाद पानीपत की बैटल हुई थी। हेमू, एक तरफ हेमू थे और दूसरी तरफ बैरम खान थे। तो यहाँ पे हेमू जो थे वो अफगान रूलर, बंगाल के जो अफगान रूलर थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, एक तरीके से उनके सेनापति के तौर पर लड़ रहे थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें बैरम खान जीत गए थे और हेमू हार गए थे, ठीक है। बैरम खान को डिसमिस किया गया उनको, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, तो उनको कहा गया कि आप मक्का चले जाओ, लेकिन रास्ते में ही वॉज असैसिनेटेड। और बैरम खान के जो बेटे थे अब्दुल रहीम, उनको खाने खाना, अब्दुल रहीम को खाने खाना, ये एक टाइटल दिया गया था, खान ए खाना, ठीक है, ये उनको टाइटल दिया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना का। अब्दुल रहीम को खाने खाना का टाइटल दिया गया था, ठीक है। यहाँ से फिर वही मैच द फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से हमें उनकी बैटल्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स और किसके अगेंस्ट में वो बैटल्स हुई वो तैयार करनी है। तो एक तो बैटल ऑफ पानीपत हो गई जो हेमू के अगेंस्ट में, और हेमू और अफगान, क्योंकि हेमू अफगान आर्मी को लीड कर रहे थे। दूसरा मालवा 1561 में, और मालवा में बाज बहादुर रूल कर रहे थे तो उनको हराया था। उसके बाद गोंडवाना रीजन, गोंडवाना में रानी दुर्गावती को हराया, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ रीजन 68 में, मेवाड़ में राणा उदय सिंह, ठीक है। और मेवाड़ के हार के बाद बहुत सारे कुछ अदर स्टेट्स भी थे उस एरिया के, राजस्थान के, तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। देन गुजरात 1573, गुजरात को जीता उन्होंने, मुजफ्फर शाह को हराया, क्लियर। और उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी किसके अगेंस्ट में हुआ था, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में हुआ था। अब कई बार यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में कौन गए थे, तो मिलिट्री को लीड कौन कर रहे थे, तो मानसिंह लेड द फोर्सेस। इट वॉज द डिसिजिव विन
लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने हार नहीं मानी, और जब तक वो जीवित रहे तब तक अकबर, और या फिर ये कहें कि मुगल एम्पायर को चैलेंजेस फेस करने पड़े। देन बिहार एंड बंगाल, तो बिहार एंड बंगाल 1576 में बिहार एंड बंगाल, और इस रीजन में मिलिट्री को लीड कर रहे थे टोडरमल। टोडरमल ने इसको लीड किया था, तो बिहार बंगाल रीजन को भी जीत लिया था। और डेक्कन रीजन, तो डेक्कन रीजन में जैसे हमने बहमनीज के 5 डिवीजन्स पढ़े, ठीक है, 5 डिवीजन्स ऑफ बहमनी। तो ये जो 5 डिवीजन थे बहमनीज के, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे तरीके से सप्रेस कर दिए गए हों। उनको सप्रेस किया जाता था, लेकिन बहुत ही जल्दी वापस से वो अपनी पावर को रिस्टोर कर लेते थे। तो बार बार वो चैलेंज बने रहते थे। तो अकबर के टाइम पे खानदेश, है ना, बरार एंड सम पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड। तो ओवरऑल हम कहें तो ये इतने सारी विक्ट्रीज के थ्रू हम कह सकते हैं कि पूरा नॉर्थ इंडिया, है ना, और डेक्कन इंडिया केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अकबर। तो काफ़ी बड़ी उनकी टेरिटरी हो गई थी। अब एक बैटल और है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो बैटल हुई थी, काबुल पर जब अटैक हुआ था, ठीक है, काबुल में काबुल वाला रीजन, है ना, तो यहाँ पे भी मान सिंह गए थे। और एक इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, और ट्राइब या ट्राइबल रीजन भी हम उसे कह सकते हैं, जहाँ पे बीरबल लीड कर रहे थे और बीरबल की डेथ हो गई थी। तो ये आपका होमवर्क है। तो वो कौन सी ट्राइब थी उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। वो कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी थी जिसके अगेंस्ट में बीरबल को भेजा गया था, या मुगल आर्मी गई थी और बीरबल की डेथ हो गई थी उसमें, ठीक है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं अकबर का। तो हमें सिर्फ वो पढ़ना है जहाँ उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, बाकी तो वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है, सल्तनत वाला ही, ठीक है। तो वज़ीर जो थे उनको दीवाने आला भी बोला जाएगा, एंड ही वॉज द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होगी वो इन्हीं के कंट्रोल से होती थी। देन ये एक नई पोस्ट बनाई गई थी, मीर बख्शी वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सल्तनत में इनके लिए कौन थे, आरिज ए ममालिक, आरिज ए ममालिक, ठीक है। और आरिज ए ममालिक वो, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके पास, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुगल में मीर बख्शी को दे दी गई थी। सो मीर बख्शी वॉज इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस में मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बख्शी के पास, एंड बख्शीज वर रिक्रूटेड बाय मीर बख्शी, क्लियर। फिर सदर सुदूर, वही सेम है रिलीजियस डिपार्टमेंट। ये दो नाम और नए हैं, उनको पढ़ लेना। हादिस, ये एम्परर्स की ओन हाउस होल्ड ट्रूप्स हुआ करती थी। और कॉर्निश, ये सेरेमोनियल सैल्यूटेशन होता था, जिससे गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसी तरीके से सेरेमोनियल सैल्यूटेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा जो मुगल एम्पायर था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पूरे मुगल एम्पायर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 प्रोविंसेस, एंड दीज प्रोविंसेस वर नॉन एज सूबास, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत में हम इक्ता पढ़ते हैं, वैसे ही मुगल्स में हो गए सूबा, और सूबा को के हेड थे सूबेदार। उसके बाद सूबा डिवाइडेड इनटू सरकार्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और सरकार के ऑफिसर्स कौन कौन थे, फौजदार जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। उसके बाद अमल, गुजार और आमिल, कभी कभी ये टर्म दे दी जाती थी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछ लेते हैं कि आमिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर 3-4 ऑप्शन दे दिए, है ना, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा रेवेन्यू कलेक्टर्स थे मेनली, अमल गुजार या फिर आमिल। देन सरकार्स वर डिवाइडेड इनटू परगनाज, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिसको हम शिक भी बोलते थे दिल्ली सल्तनत में। तो ये हो गए शिकदार, इसके हेड हो गए। और उसके अलावा एक तो हो गए कानून गो, जो लैंड रिकॉर्ड्स रखते थे, और कोतवाल, तो नाम से ही समझ जाओगे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले। फिर विलेजेस लेवल पर मुकद्दम, पटवारी,
और उस एरिया में जितने भी जो इम्पोर्टेंट ज़मींदार होते थे उनकी भी हेल्प ली जाती थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ठीक है। फिर जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हुआ करते थे उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होता था और उनके हेड होते थे किलादार। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं: सूबा, सरकार, परगना, विलेज। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर कोई चेंज होगा तो हम सिर्फ वही ध्यान देंगे। तो 2 स्टेजेस में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था। पहला असेसमेंट और दूसरा एक्चुअल कलेक्शन। असेसमेंट मतलब अनुमान लगाना कि यहाँ से कितना हमें कितना जमा हो सकता है, और दूसरा कि एक्चुअल में कितना कलेक्शन हुआ वो हो गया हासिल। ठीक है। तो जो शेरशाह सूरी का सिस्टम था उसी को उन्होंने मॉडिफाई करके अडॉप्ट किया, एंड इट वाज मॉडिफाइड बाय राजा टोडरमल। उसके बाद इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंड मैनेजमेंट मेजरमेंट सिस्टम बनाया, और रेवेन्यू वही अराउंड 1/3 मतलब 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस कलेक्ट होता था। मेनली कैश में कलेक्ट होता था, लेकिन फूड ग्रेन्स में भी लिया जा सकता था रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आते जब्त या जब्ती सिस्टम। तो जब्ती सिस्टम ये भी एक तरीके से टोडरमल का ही बंदोबस्त था। ठीक है। जिसको पहले शेरशाह सूरी ने शुरू किया था, अकबर ने मॉडिफाई करके इसको यूज़ किया, जब्ती सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फिर है दहशाला सिस्टम। दहशाला में क्या किया गया कि ऐसा नहीं जैसे लास्ट ईयर अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो रेवेन्यू रेट बढ़ गए, अच्छा ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी उसी रेट पर फिक्स करना है। तो क्या किया जाने लगा, 10 ईयर का एवरेज निकाला गया और उस एवरेज के अकॉर्डिंग रेट फाइनल करके फिर रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है। एंड सिमिलर प्रोडक्टिविटी परगनास ग्रुप्ड इनटू असेसमेंट सर्कल्स। मतलब एक जैसे फर्टाइल रीजन हो, एक जैसे प्रोडक्टिविटी वाले रीजन्स हो, उनका अपना एक असेसमेंट सर्कल बना दिया जाता था। ऐसे सर्कल्स में डिवाइड कर दिए गए थे एरियाज को। देन लैंड कैटेगराइजेशन। तो जब असेसमेंट होगा तो कैटेगराइजेशन भी होगा कि कौन सा एरिया कितना प्रोडक्टिव है, कौन सा एरिया बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। तो उस तरीके से 4 कैटेगरीज बनाई: पोलज, परती। परती का मतलब है किसी ज़मीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए। तो जो 1-2 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाए वो परती। फिर चाचड़, जिसे 3-4 ईयर्स के लिए छोड़ दिया जाए। और बंजर मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गए, वहाँ पे कोई फसल उगाई ही नहीं गई। और पोलज ये कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जहाँ पे कल्टिवेशन होता हो। देन लैंड रेवेन्यू असेसमेंट मेथड। अब लैंड रेवेन्यू असेसमेंट किस तरीके से होता था, तो इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जैसे बटाई और गल्ला बख्शी, हस्तोबंद, कनकूत और नशक। अब ये क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो बटाई या गल्ला बख्शी, इसमें बटाई का मतलब ही समझ में आता है कि क्रॉप शेयरिंग हो रहा है। अब ये क्रॉप शेयरिंग किसके बीच में होगा, तो एक तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं वो, मतलब स्टेट के पास जो राइट जाएगा वो स्टेट एंड पीजेंट्स। ठीक है। उसके बाद हस्त ओ बंद। तो ये ऑफिशियल्स एस्टिमेटेड टोटल प्रोड्यूस बाय विलेज इंस्पेक्शन। तो जो ऑफिशियल्स थे वो विलेजेस का इंस्पेक्शन करके टोटल प्रोड्यूस का खुद से एस्टिमेट लगा लेते थे। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो है असेसमेंट हो जाता था। उसके बाद कनकूत, लैंड मेजर्ड, यील्ड पर यूनिट एस्टिमेटेड। यहाँ प्रॉपर लैंड मेजरमेंट होता था, भाई किस पर्सन के पास कितनी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग पर पर्सन फिर ये फिक्स कर दिया जाता था। देन नसक, और ये बेस्ड ऑन प्रीवियस असेसमेंट कि लास्ट ईयर या प्रीवियसली जो भी असेसमेंट हुआ था उसी के अकॉर्डिंग करंट ईयर में भी पेमेंट करना है। सो दीज वर 4 मेथड्स। फिर ये 2 ऑफिशियल्स थे, एक करोड़ी और एक अमिल। तो अमिल वही मेनली हमने रेवेन्यू कलेक्शन में भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, अमिल या अमल गुजार। और ये क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगी। अब रेवेन्यू ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर के लिए एनकरेज किया जाए। उसके लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, और कुछ अदर टेक्निक्स, इरिगेशन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को प्रमोट करना। और पर्पज़ यही होता था कि रेवेन्यू ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। अब इसमें बेनिफिट ये होता था कि अकेले स्टेट की इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो पीजेंट्स की भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है।
करोड़ीज वर अपॉइंटेड फॉर कलेक्शन एंड ऑडिट, कलेक्शन एंड ऑडिट के लिए करोड़ीज को अपॉइंट किया जाता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे अकबर ने, और इसको कहा जाता है मनसबदारी सिस्टम। मनसब, तो मनसब क्या होता था? मनसब ये किसी भी ऑफिशियल की पोजीशन या रैंक को शो करता है, मनसब, ठीक है। अब किस तरीके के ऑफिशियल्स को मनसब अलॉट होता था? तो ये सिविल और मिलिट्री दोनों तरह के ऑफिशियल्स के लिए होता था। इसमें दो नंबर दिए जाते थे, एक जात और एक सवार। जात नंबर किसका होता था? ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी जो ऑफिशियल है, जो पर्सन है, उसकी रैंक और उसकी सैलरी के लिए। और सवार कि उसके पास कितने घुड़सवार होंगे, ठीक है, कितनी सेना वो अपने साथ रख सकते हैं। तो जात और सवार का नंबर होता था मिनिमम 10 to 5,000 और इट वॉज एक्सटेंडेड टू 7,000। तो राजा मानसिंह और मिर्ज़ा अजीज़ कोका, इन दोनों को 7,000 मनसबदारी अलॉट की गई थी, ठीक है। ये जो मनसबदार होते थे, इनकी जो सैलरी थी वो सैलरी कैसे उनको दी जाती थी? तो सैलरी उनको लैंड असाइनमेंट्स दिए जाते थे, रेवेन्यू असाइनमेंट्स, उनको कहा जाता था जागीर। और ये जो जागीर होती थी, इस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम इनके सर्वेंट्स करते थे। अब एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़रूरी नहीं जिस एरिया का वो मनसबदार हो उसी एरिया की जागीर उसे दी जाए। अगर उसकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, और वो किसी एरिया में मनसबदार है, हो सकता है वहाँ पे इतना रेवेन्यू कलेक्शन ना होता हो, तो फिर उसे ऐसे एरिया की जागीर दे दी जाती है जहाँ उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता हो, ठीक है। और ये जो जागीर होती थी, क्या ये हेरिडिटरी राइट होते थे? नहीं, इट वॉज सब्जेक्ट टू रेगुलर ट्रांसफर्स। मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा, जब तक वो मनसबदार है तब तक उसके पास ये राइट है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कराने का। जैसे वो मनसबदार नहीं होंगे, ये राइट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अकबर के टाइम पे नोबल क्लास में किस किस को शामिल किया गया? तो सेंट्रल एशिया के लोगों को शामिल किया गया, पर्शियंस को शामिल किया गया, नोबल क्लास में राजपूत्स को शामिल किया गया, और इंडियन मुस्लिम्स को भी शामिल किया गया जिनको शेख ज़ादास कहा जाता था। क्लियर? सो मनसबदारी में यही जात, सवार, जागीर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब अकबर की दो पॉलिसीज, राजपूत पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी, दोनों इंपॉर्टेंट है। राजपूत पॉलिसी उनकी बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रही जिसकी वजह से एक्सपांशन करने में हेल्प मिली उनको, और उसमें कहा जाता है कि इन्होंने मैट्रीमोनियल अलायंसेस के थ्रू जो उस टाइम के जो पावरफुल राजपूत किंग्स थे उनसे फ्रेंडशिप की, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाए, ठीक है। जैसे हरखा बाई जो जोधा बाई के नाम से पॉपुलर हैं, राजा भारमल की बेटी थी वो, आमेर के राजा, ठीक है। उसी तरीके से बीकानेर जैसलमेर के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशंस बनाए। देन हिज रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो अकबर वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट कि इंडिया एज हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, ठीक है, एक हिंदू मेजॉरिटी देश में वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब थोड़ा सा सेक्युलर हुआ जाए या पॉलिसी को लिबरल बनाया जाए। सो ही इनिशिएटेड सम रिफॉर्म्स इन द रिलीजन। ही स्टॉप्ड फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स, तो जो युद्धबंदी हुआ करते थे, प्रिजनर्स होते थे, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को भी अबॉलिश किया 63 में, और जजिया को 64 में हटाया। जजिया क्या था? नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाने वाला टैक्स था। देन सती सिस्टम को भी इन्होंने बैन किया और विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। उन्होंने हिंदूज़ को परमिशन दी कि वो अपने टेम्पल्स को रिपेयर कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं और नए टेम्पल्स भी बनवा सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इबादत खाना, इन 1575। इबादत खाना वाज हॉल ऑफ प्रेयर, इबादत मतलब प्रेयर, तो हॉल ऑफ प्रेयर बनाया गया, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। देन वो क्या करते थे? ही यूज टू इनवाइट वेरियस स्कॉलर्स, ठीक है, स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियंस, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म्स। तो इनको इनवाइट करते थे और स्पेशल टॉपिक्स पर डिस्कशन होता था। वो ये देखना चाहते थे कि किस सोशल इशू को कौन सा रिलीजन किस तरीके से टैकल करता है, क्या नज़रिया है किसी धर्म का किसी भी सामाजिक मुद्दे पर।
ठीक है। और क्योंकि उनके पास अलग अलग धर्म के इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते थे, तो वो रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि हर धर्म में अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। ठीक है। देन इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे जिनको इन्होंने पैट्रोनेज दिया, रिस्पेक्ट दी, लाइक पुरुषोत्तम दास, हीरा विजय सूरी, दस्तूर मेहरजी राणा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दस्तूर मेहरजी राणा, फिर मॉन्सरेट, ठीक है, और अकाविवा। दीन इलाही, दीन इलाही ये अपने आप में किस पर बेस्ड था? इट वॉज बेस्ड ऑन वन गॉड और सुलह ए कुल, दीन ए इलाही। ठीक है। सभी धर्मों की जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उन सभी को एक जगह शामिल कर दिया, इनकॉर्पोरेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स। लेकिन ये मान के चलिए इट वॉज अ काइंड ऑफ न्यू रिलीजन, दीन इलाही। ठीक है। जो कि किस पर बेस्ड था? तौहीद इलाही या फिर सुलह ए कुल। 1582 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन अकबर के बाद इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला और अकबर के टाइम पर भी बहुत कम ही इसके फॉलोअर रहे। एक तो खुद अकबर थे, दूसरे बीरबल थे, फिर अबुल फजल और अबुल फैजी। तो ये चार मेन लोग थे जिन्होंने इस दीन इलाही को अपनाया था। देन सुलह कुल की पॉलिसी क्या थी? तो सुलह कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, कि जितने भी रिलीजन है ना सबके बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। ऑल रिलीजन्स हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसीलिए उन्होंने हर धर्म को बहुत रिस्पेक्ट प्रोवाइड की और पैट्रनेज दिया। जैन मॉन्क हरि विजय सूरी, ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु। ठीक है। तो ये उनकी रिलीजियस पॉलिसी रही, रिलीजियस रिफॉर्म्स रहे उनके। अब उनके टाइम पीरियड पर आर्किटेक्चर में क्या चेंजेस हुए, पेंटिंग के लिए क्या हुआ? तो आर्किटेक्चर में उन्होंने फोर्ट्स बनवाए। ठीक है। फोर्ट्स कौन कौन से? जैसे आगरा में फोर्ट बनवाया रेड सैंडस्टोन से, देन लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फोर्ट्स रहे। फिर जहांगीरी महल बनवाया इनसाइड आगरा फोर्ट। ठीक है। और ये जो जहांगीरी महल है ये हिंदू आर्किटेक्चर के फीचर्स को इसमें शामिल किया गया है। फिर फतेहपुर सीकरी बनवाया, और फतेहपुर सीकरी बनवाया था कब? जब ये गुजरात को जीत कर आए थे तब। सिटी ऑफ विक्ट्री इसे कहा जाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा है, इसी में जामा मस्जिद है, इसी में जोधाबाई का महल है, पंच महल है। ठीक है। दीवान खास, दीवान आम और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है इसमें। ठीक है। और ये जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल से बनी हुई ये दरगाह है। ठीक है। फिर लिटरेचर, तो अकबर के टाइम पे बहुत सारा लिटरेचर डेवलप हुआ, जैसे अकबरनामा। अकबरनामा ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक है। इसको 3 वॉल्यूम में बनाया गया, 3 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट the ancestors of the, एक सेकेंड रुक जाओ, एक मिनट रुकिए। हम्म ठीक है। सो जो एंसेस्टर्स थे अकबर के, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लिटरेचर। ठीक है। तो लिटरेचर में अकबरनामा, अकबरनामा किसने तैयार किया था? अबुल फजल ने, और ये 3 वॉल्यूम्स में तैयार किया गया था, 3 वॉल्यूम्स में। सो जो फर्स्ट वॉल्यूम थी अकबरनामा की, दैट वाज that gives us information about the ancestors. Then second volume gives us information about reign events, and third volume gives us information about आइने अकबरी। तो जो आइने अकबरी है उसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, अकबर की आर्मी है,
उसका रेवेन्यू सिस्टम, ज्योग्राफी, कल्चर, स्टैटिस्टिक्स। तो थर्ड वॉल्यूम है आईने अकबरी। आईने अकबरी इज द पार्ट ऑफ अकबरनामा इटसेल्फ। सो एक हो गया अकबरनामा, दूसरा मकतब खाना। मकतब खाना क्या है? लिटरेचर के लिए उन्होंने बनवाया था, ट्रांसलेशन कराया जाता था इसमें, ठीक है। और ये कहाँ पर बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी में। तो ट्रांसलेशन के लिए बनवाया गया था मकतब खाना, और इसमें जैसे हिंदू टेक्स्ट हो गए तो उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया जाता था। महाभारत इनटू पर्शियन एज रज्मनामा। लीलावती जो कि भास्कराचार्य का है, उसको ट्रांसलेट किया फैजी ने, और अकबरनामा ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय बाद में हेनरी बेवरिज। तीसरा यहाँ पे किताब खाना उन्होंने बनवाया। किताब खाना मतलब लाइब्रेरी फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कैलीग्राफी, प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म, ठीक है। देन मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, ये जरीन कलम इनकी क्रिएशन है। देन अकबर का फेवरेट स्क्रिप्ट है नास्तालिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नास्तालिक ये एक स्क्रिप्ट थी, जैसे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट होती है, ऐसे एक नई स्क्रिप्ट थी, ठीक है। अकबर ने के टाइम पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स, तो प्रोमिनेंट पेंटर्स थे दसवंत और बसावन, है ना। बसावन का जो सबसे जो पॉपुलर जो आर्ट वर्क रहा दैट इज मडोना एंड चाइल्ड। फिर हमजा नामा। हमजा नामा वही इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है, अंडर मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। पर्शियन पेंटर्स थे ये दोनों। फिर अकबर का जो कोर्ट था उसमें नवरत्नास थे, 9 जेवल्स ऑफ हिज कोर्ट, जैसे अबुल फजल, अबुल फैजी, फ़कीर अजीउद्दीन, तानसेन। तो अब ये कौन कौन थे ये भी देख लेते हैं। अबुल फजल कौन थे? ये कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने, ठीक है, उसके बाद जिन्होंने अकबरनामा लिखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। अबुल फैजी कौन थे? ये पर्शियन पोएट थे, और अबुल फजल के ही बड़े भाई थे, ठीक है। फिर फ़कीर अजीउद्दीन, ये सूफ़ी मिस्टिक, या फिर ये कहें कि एक तरीके से सूफीज़म से जुड़े हुए भी थे, और उनके कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस भी था उनका एज एन एडवाइज़र। तानसेन जिनका ओरिजिनल नेम था रामतनु पांडे, बाद में उन्होंने कन्वर्जन कर लिया था, ठीक है। ये रिनोन्ड म्यूजिशियन थे, ये एक तरीके से टाइटल था तानसेन उनका, ठीक है। रामतनु पांडे उनका ओरिजिनल नेम था, है ना। तो तानसेन उनको उपाधि दी गई थी, ना कि कन्वर्जन, ठीक है। फॉर्मरली किंग रामचंद्र के कोर्ट के म्यूजिशियन थे, और इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था अंडर द सूफी संत मोहम्मद गौश, और ये जो टाइटल है वो है तानसेन बाय राजा विक्रमजीत। अकबर बेस्टोड हिम एज अ मियाँ, ठीक है। उसके बाद बीरबल, कवि प्रिय कहा जाता था इनको, इनके दरबार के सब विशेष सलाहकार में भी, और अकबर के सबसे अच्छे मित्र के रूप में भी माने जाते हैं। इनको राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी, ठीक है, जो कि यूसुफ शाही के अगेंस्ट में लड़ते हुए मारे गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था होमवर्क कि किसके अगेंस्ट में लड़ते हुए बीरबल मारे गए थे। देन 6th पे आ जाते हैं राजा टोडरमल, फिर राजा मानसिंह। राजा टोडरमल जो थे दीवाने अशरफ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और राजा मानसिंह इनके मनसबदार थे, ग्रैंड सन ऑफ अकबर्स फादर इन लॉ, मतलब जो जोधाबाई थे उनके भतीजे थे राजा मानसिंह। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये बैरम खान के बेटे थे और ग्रेट पोएट भी थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, ये उनके वज़ीर और एडवाइज़र थे। तो ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, नवरत्नास की कैटेगरी में इनको जाना जाता है। ये हो गया अकबर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं जहांगीर। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो था 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने मेनली अकबर की ही पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किए, चाहे वो राजपूत पॉलिसी रही हो, चाहे वो रिलीजियस पॉलिसी रही हो, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जहांगीर के टाइम पर बादशाह भले ही जहांगीर थे, लेकिन उनकी वाइफ जो थी वो कहीं ज़्यादा पावरफुल थी, ठीक है।
इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन जहांगीर। सलीम के नाम से इनको सब जानते थे और ये नाम उनका पड़ा था शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, जो कि एक सूफी संत थे। ठीक है, सूफी सेंट। ही वॉज बॉर्न टू राजपूत प्रिंसेस मरियम उज जमानी जोधाबाई। ठीक है, और इनका जो टॉम है वो कहाँ पे बना हुआ है, वो लाहौर में बनवाया गया था। अब इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जहांगीर के एक बेटे थे खुसरो, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था अपने ही फादर के अगेंस्ट में। तो खुसरो के रेबेलियन का की जो स्टोरी है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। खुसरो ने रिवॉल्ट भी किया और फिर उसके बाद रिवॉल्ट करने के बाद वो पहुँच गए गुरु अर्जन देव के पास। गुरु अर्जन देव सिख गुरु थे, ये 6th गुरु थे ये, है ना, गुरु अर्जन देव। और इन्होंने क्या किया था कि गुरु अर्जन देव ने इनको असाइलम दे दिया। असाइलम देने के बाद जो है जब जहांगीर ने खुसरो को जब कैद किया, इनको कैप्चर किया, तो खुसरो की तो दोनों आंखें निकाल दी गई थी, उनको ब्लाइंड कर दिया गया था। और गुरु अर्जन देव जो थे, ठीक है, ही वॉज असैसिनेटेड। तो गुरु अर्जन देव को भी जो है एक तरीके से असैसिनेट किया गया, जिसके बाद जो मुगल्स और सिख इन दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा राइवलरी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, ही वॉज द 5th गुरु, ही वॉज द 5th गुरु। ठीक है, टोटल 10 गुरु थे, उनमें से 5th थे गुरु अर्जन देव। उसके बाद बंगाल वाला रीजन, बंगाल में इन्होंने अफगान रेबेलियन को जो है सप्रेस किया। मेवाड़ वाला रीजन, मेवाड़ में खुर्रम को भेजा, जो बाद में शेर शाह शाहजहाँ के नाम से पॉपुलर हुए। ठीक है, खुर्रम शाहजहाँ। तो इन्होंने राणा अमर सिंह के अगेंस्ट में मिलिट्री को लीड किया था। उसके बाद डेक्कन वाले रीजन में भी इन्होंने, जैसे अहमदनगर वाला रीजन हो गया, बीदर बरार, इनको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, फिर जहांगीर का टाइम पीरियड जाना जाता है किसके लिए, फॉरेन विजिटर के लिए, और स्पेसिफिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे वो। तो विलियम हॉकिंस राजदूत बनकर आए थे और सर थॉमस रॉ। हॉकिंस आए 1608 में, काफ़ी टाइम तक इनके कोर्ट में रहे भी और इनको काफ़ी अच्छी पोजीशन भी दे दी गई। इनको मनसब दिया गया 400 का, इनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया। ठीक है, और इनकी यहीं पे शादी भी करा दी गई थी, मुगल कोर्ट में ही एक थे, ठीक है, उनसे शादी भी करा दी गई थी, एक नोबल थे उनकी बेटी के साथ। तो लेकिन फिर ये यहाँ से वापस चले गए। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था विलियम हॉकिंस का, ये चाहते थे कि सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन उस टाइम पर सूरत वाला जो रीजन था वहाँ पर पुर्तगीज़ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए उनको वहाँ कोई सक्सेस नहीं मिली। उनके बाद आए सर थॉमस रॉ 1615 में। ठीक है, और इनको फरमान मिला 1616 में। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे एक होमवर्क आपके लिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था तब एक बैटल हुई थी, उस बैटल का नाम बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पोर्तुगीज़। ठीक है, वो बैटल बहुत पॉपुलर बैटल है, नवंबर 1612 और 1613 में फिर यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का उनको मौका मिल गया। ठीक है, तो वो बैटल का नाम बताइए। उसके बाद जहांगीर की वाइफ थी नूर जहां, उनका बहुत ज़्यादा कोर्ट पे इन्फ्लुएंस होता था, मतलब इतना इन्फ्लुएंस था कि कोर्ट में लिए हुए डिसीजंस तक को चेंज किया जा सकता था उनके कहने पर। ठीक है, सो जहांगीर का ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट्स में, पेंटिंग्स में, लग्जरी लाइफ की तरफ। और मेहरुनिसा जो थी वो एक्चुअल पावर होल्डर थी, शी वॉज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। तो उन्होंने अपने नाम से कॉइन्स भी इशू कराए, उनको टाइटल दिया गया था बादशाह बेगम के नाम का, और इनडायरेक्टली उन्होंने रूल किया। लेकिन जहांगीर की डेथ के बाद उनकी जो पावर थी वो डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अब इनकी पावर को बढ़ाने में 3 लोगों का सपोर्ट था। एक तो खुद जहांगीर का सपोर्ट था, दूसरा एक इनके फादर जिनका नाम था मिर्ज़ा गियास बेग, उनको टाइटल दिया गया था इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला, और उनको पोजीशन दी गई थी चीफ दीवान की। और दूसरा फिर इनके भाई
ठीक है, तो एक तो इनके फादर हो गए, हस्बैंड, फादर एंड ब्रदर। इनके जो भाई थे आसफ खान, ही वॉज द हेड ऑफ दीवाने इंशा। तो ये तीन लोग काफ़ी पॉपुलर भी थे, पावरफुल भी थे, और मेहरुनिशा इन तीनों के सपोर्ट से ही काफ़ी पावरफुल रही। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन एक चेंज इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि उन्होंने जो मनसबदारी सिस्टम था उसमें 2 अस्पा या सी अस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता था, जैसे सवार का जो नंबर होता था, ज़ात और सवार, तो सवार का नंबर अगर 500 है तो मतलब 500 कैवलरी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन 2 अस्पा मतलब 2 गुना, ठीक है, 2 टाइम्स 2 गुना हो गया, और सी एस्पा मतलब 3 टाइम्स 3 गुना हो गए। तो जो सवार का नंबर है उससे 2 गुना या 3 गुना कैवलरी रख सकते थे, बिना जात का नंबर चेंज किए। सवार में ही क्या हो जाएगा, मिलिट्री बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर में ही बिल्ट मोती मस्जिद इन लाहौर एंड शालीमार बाग या शालीमार गार्डन वॉज कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज जंजीर ए अदल या चेन ऑफ जस्टिस, तो ये आगरा फोर्ट में बनवाई गई थी। और 24/7 अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे न्याय चाहिए तुरंत, ठीक है, कोई सीरियस कंडीशन हो गई है, कोई भी इशू आ गया है, तो जैसे ही वो इस चेन को खींचेंगे, चेन ऑफ जस्टिस, तो इससे क्या होगा, एक बेल बजेगी और फिर उसी समय पर दरबार लगाया जाता था और फिर उनको जस्टिस दिलाया जाता था। फिर जहांगीर का टाइम पीरियड आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में मेनली पेंटिंग्स के लिए, पेंटिंग्स में इन्होंने कुछ नए चेंजेस किए, और वो कहते हैं ना कि आर्ट बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो वो बात यहाँ पर सही हुई। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन पेंटिंग्स में उन्होंने उन सभी चीज़ों को अलाउ किया। फॉर एग्जाम्पल, ही अचीव्ड नेचुरलिज्म एंड साइंटिफिक एक्यूरेसी। तो इन्होंने जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इनके भी जो है पोर्ट्रेट या इनके भी चित्र बनवाने शुरू कर दिए थे। फिर पोर्ट्रेट स्टाइल में भी इन्होंने जो है ये पेंटिंग्स बनवाना शुरू कर दिया, इंडिविजुअल की पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, जिसको मरक्काज कहा जाता था, ठीक है, इंडिविजुअल पेंटिंग्स इन एल्बम। फिर इन्होंने हालो को इंट्रोड्यूस किया। अब हालो जो है ना, ये हिंदुइज्म में होता है। हिंदुइज्म में कैसे, आपने देखा होगा, जो डेटीज़ होते हैं, कोई भी देवी देवता, उनका जब चित्र बनता है या फिर स्कल्पचर भी बनाया जाता है, तो उनके सर के पीछे एक ऐसा एक आभा मंडल होता है चमकता हुआ, दैट इज़ नॉन एज हालो। तो ये उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बनवाना शुरू किया, ठीक है। इनके टाइम पीरियड के एमिनेंट पेंटर्स में अक्का रिज़ा, अब्दुल हसन, ठीक है, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये इम्पॉर्टेंट पेंटर्स थे। और मुगल आर्ट फॉर्म या मुगल पेंटिंग रीच्ड ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज पीरियड। और एक डच पेंटर थे उस टाइम के, रेम्ब्रेट, ठीक है, रेम्ब्रेंट, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द मुगल आर्ट्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि जो खुद बहुत पॉपुलर है वो खुद इंस्पायर है मुगल आर्ट से। देन लिटरेचर, तो लिटरेचर में उनकी ऑटोबायोग्राफी, तो जुक ए जहांगीरी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इट वॉज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। सो इनकी आर्ट फॉर्म्स जो थी, पेंटिंग्स थी, उनमें डिटेलिंग, साइंटिफिक डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये सब इंट्रोड्यूस किए गए। तो पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जहांगीर के टाइम पीरियड की। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो वही कंटिन्यू किया इन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को, सुलह कुल को, ठीक है। ही यूज टू विजिट एट दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ही वॉज ओपन टू डाइवर्स स्पिरिचुअल इंटरेक्शंस, है ना, और अलग अलग रिलीजन के लोगों से मिलना, डिस्कशंस करना। सिमिलर टू अकबर, ही मेट गोसाई जदरूप, ठीक है, ये एक वैष्णवाइट थे, वैष्णव संत थे। देन शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी जो नक्शबंदी सूफी थे। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां को। शाहजहां जो खुर्रम थे वही शाहजहां हुए। 1628 से 58 तक इन्होंने रूल किया। शाहजहां के टाइम पर एक तो आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दूसरे इनके टाइम पर डेक्कन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है,
और डेक्कन पॉलिसी भी क्योंकि डेक्कन में इन्होंने अपॉइंट किया अपने बेटे औरंगजेब को, ठीक है, और इसीलिए डेक्कन को सप्रेस करना इनके लिए सप्रेस करने में ये सक्सेसफुल रहे। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है वॉर ऑफ सक्सेशन। इस टाइम पर इन्हीं के बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, ठीक है। सो मेजर इवेंट्स देख लेते हैं। जैसे 29 में ही डिफीटेड शिवाजीज फादर शाहजी, देन ही डिफीटेड पुर्तगीज एट हुगली। डेक्कन रीजन में इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया अगेंस्ट अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था बल्क कैंपेन, ये एक अनसक्सेसफुल कैंपेन रहा, जहाँ ये मान के चलिए कांधार वाला रीजन था ये इनके हाथों से निकल गया। फिर अफगान नोबल जो खान जहाँ लोधी थे बंगाल वाली साइड में, उन्होंने रिवॉल्ट किया तो उसको सप्रेस कर दिया गया। बुंदेलाज को सप्रेस किया गया ओरछा में। ये तो मिलिट्री सक्सेस थी उनकी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने मनसबदारी में चेंज तो नहीं किया, लेकिन मनसबदारी को बहुत ज़्यादा, मनसबदारी अलॉटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अलॉटमेंट्स वर इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनसबदार बनाया जाने लगा, ठीक है। ही नेग्लेक्टेड आर्मरी, नो इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनेंस साइंस, ठीक है। फिर इन्होंने जो सिजदा जो प्रैक्टिस थी, सिजदा प्रैक्टिस किसने इंट्रोड्यूस की थी? बलबन ने। उसको चेंज किया विद चहर तस्लीम एंड ज़मीन बोश। तो वही ट्रेडिशन है लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है और नाम चेंज हो गया, सिजदा की जगह चहार तस्लीम। रिलीजियस पॉलिसी में धीरे धीरे शाहजहाँ के टाइम से ही ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवाइवलिस्ट इस्लामिक फोर्स, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। तो बाबर भी नक्शबंदी से जुड़े हुए थे, क्लियर। शाहजहाँ भी, उनके बाद जो औरंगजेब आए वो भी नक्शबंदी सिलसिला से थे, ठीक है। यहाँ से डिपार्चर नज़र आता है अकबर की लिबरल पॉलिसीज से। आर्किटेक्चर में the architecture reached on its zenith during his time period. So the brilliant example is ताज महल, जो कि आगरा में कंस्ट्रक्ट कराया गया था। 1631 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ एंड देन कंप्लीटेड इन 1648, ठीक है। इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन कौन से थे? सो उस्ताद ईसा, देन ईसा मोहम्मद अफिंदी, और द डोम वाज डिजाइंड बाय इस्माइल खान, क्लियर। मॉस्क बिल्डिंग्स, तो मोती मस्जिद बनवाई गई इनके टाइम पे आगरा में, जो कि वाइट मार्बल से बनी हुई है। तो वाइट मार्बल में इत्मादुद्दौला का मकबरा हो गया, ठीक है, और एक ये मोती मस्जिद। उसके बाद शीश महल एंड मुजम्मन बुर्ज इन आगरा, जामा मस्जिद इन दिल्ली। सो दीज बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिम। फोर्ट बिल्डिंग में रेड फोर्ट बनवाया इन्होंने दिल्ली में, और इस रेड फोर्ट में ही रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया गया। इसके अलावा इन्होंने गार्डन्स बनवाए, जैसे शालीमार बाग बनवाया लाहौर में, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद बनवाया। फिर पीकॉक थ्रोन बनवाया शाहजहाँ ने, शाहजहाँ के लिए, और इट वॉज प्लेस्ड इन दीवाने खास जो रेड फोर्ट में था दिल्ली के। फिर लिटरेचर में इनायत खान का एक लिटरेचर है, दैट इज़ शाहजहाँ नामा। तो एक तो ये हो गया शाहजहाँ नामा, इम्पॉर्टेंट है। किसने लिखा था ये? इनायत खान ने, शाहजहाँ नामा। इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने लिखा बादशाह नामा। तो दो लिटरेचर हैं, एक शाहजहाँ नामा, दूसरा बादशाह नामा। फिर इनके टाइम पीरियड पे वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, किस किस के बीच में? बेसिकली शाहजहाँ के 4 बेटों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें कौन जीता बाद में? सबसे लास्ट में, ठीक है, औरंगजेब जीत गए थे। किसके अगेंस्ट में? दारा शिकोह के अगेंस्ट में, ठीक है। इनके 4 बेटे थे, जिनमें से दारा शिकोह को चाहते थे शाहजहाँ कि वो बने अगले बादशाह। तो एक हो गए दारा शिकोह, ठीक है, ये मेनली दिल्ली में थे, ठीक है। औरंगजेब ये दक्कन में थे,
डेक्कन रीजन, देन शाह शुजा, ये बंगाल में थे, और एक थे मुराद बख्श। मुराद बख्श, सो मुराद बख्श ये थे गुजरात में। ठीक है, तो चारों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई थी वो दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में हुई, और औरंगज़ेब ने इन तीनों को हरा के और ख़ुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट था शाहजहाँ के बेटों के बीच में। औरंगज़ेब रिमेन्ड विक्टोरियस, ही किल्ड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह, और शाहजहाँ को उन्होंने कैद कर लिया था। और जो बैटल थी, कंक्लूसिव बैटल, उसको कहा जाता है वॉर ऑफ देवराय, अजमेर के पास 1659 में। और फाइनली औरंगज़ेब वॉन द बैटल। दारा शिकोह जो थे उनके फेवर में राजपूत्स भी थे, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान वांटेड हिम टू बी द बादशाह बिकॉज ही वाज वेरी लिबरल। ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ बहुत लिबरल थी, और सूफी संतों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे ये, और हिंदुज़म और इस्लाम दोनों की यूनिटी में विश्वास रखते थे। एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के, लिबरल मुस्लिम थे। इनके वर्क में आ जाएगा एक मज़्म उल बहरीन और सिरे अकबर। ठीक है, ये उनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं। ही ट्रांसलेटेड उपनिषद्स एंड भागवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन लैंग्वेज। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से किसने, ऑप्शंस दे दिए जाए मुगल बादशाहों के, और ये दे दिया जाए कि पूछ लिया जाए कि किसने ट्रांसलेशन किया उपनिषद्स और भागवत गीता का, सो ही वाज दारा शिकोह। देन औरंगज़ेब 1658 टू 1707। औरंगज़ेब इनका नाम था, ओरिजिनल नेम था आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया हो। ठीक है, ही रोज टू पावर इन 1658, और इनका जो टाइम पीरियड रहा मेनली पावर वाला वो 50 ईयर्स के लिए रहा। इन द इनिशियल 25 ईयर्स ऑफ हिज रीन ही मेनली लिव्ड इन नॉर्थ इंडिया, मतलब दिल्ली आगरा रीजन। एंड जो लास्ट वाले जो 25 ईयर्स जो ईयर्स थे वो डेक्कन में इन्होंने बिताए। रीज़न ये नहीं चाहते थे कि डेक्कन में मराठा पावर इमर्ज हो, तो मराठास को सप्रेस करने के लिए डेक्कन में ही रहे। ठीक है, he never returned to Delhi, and finally in 1707 he died in अहमदनगर। इनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स एंड बैटल्स, तो मेजर बैटल्स में एक तो बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में, जो कि होम्स के अगेंस्ट में था, मतलब ये कहें कि ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देन नॉर्थ इंडिया में दिल्ली आगरा के आसपास वाले जो रीजन थे, है ना, वहाँ ज़्यादा रिवॉल्ट्स हो रहे थे, जैसे जाटों के रिवॉल्ट हो रहे थे मथुरा वाले रीजन में, रिवॉल्ट्स ऑफ सतनामीज, रिवॉल्ट्स ऑफ सिख, उसके बाद मारवाड़ रीजन, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ वाला रीजन राजपुतानी का मेजर रीजन हुआ करता था। और औरंगज़ेब से पहले जब अकबर थे, ठीक है, सो ही अकबर फॉलोड लिबरल पॉलिसी, फ्रेंडली पॉलिसी, और एक सिस्टम आता है उसका नाम है वतन जागीर। वतन जागीर वॉज प्रोवाइडेड टू राजपूत्स। इसका मतलब था कि राजपूत अपने एरिया में रूल करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन जब औरंगज़ेब आए तो ही स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मारवाड़ एंड मेवाड़, इसीलिए दोनों जगह पे रिवॉल्ट हुए इसके अगेंस्ट में। ठीक है, देन डेक्कन में अगेन बीजापुर, गोलकोंडा, ये वाले जो रीजन थे यहाँ पे रिवॉल्ट्स हुए, इसको सप्रेस किया गया, और मराठाज इमर्ज हुए। तो डेक्कन में बीजापुर, गोलकोंडा एंड मराठाज, और ये नॉर्थ इंडिया। देन हिज रिलीजियस पॉलिसीज, सो ही फॉलोड स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी। अब ये जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसी थी ये नॉन मुस्लिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। एकदम सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को ये खुद फॉलो करते थे, और वही इन्होंने इम्पोज भी किया सबके ऊपर। ठीक है, तो ही मेनली मार्जिनलाइज्ड नॉन मुस्लिम्स, और जिसकी वजह से दिल्ली के आसपास जाट रेबेलियन हुए, सतनामी रेबेलियन हुए। ही एग्जीक्यूटेड द गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु,
ठीक है, इनसे पहले गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन हुआ था और फिर ये सेकंड गुरु थे जिनको एग्जीक्यूट किया मुगल्स ने, जिसकी वजह से सिख रिवॉल्ट शुरू हो गया। ही प्रोहिबिटेड कोर्ट म्यूजिक, डांस, वाइन्स एंड ओपियम। तो जो भी नशीली चीज़ें हों उन पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए। उन्होंने डांस, म्यूजिक, मतलब ये कहा कि कोर्ट में कोर्ट का जो डेकोरम है वो फॉलो होना चाहिए। ही री इंस्टेटेड जजिया, जजिया को उन्होंने री इम्पोज किया, एंड पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज। ही डिसमिस्ड कोर्ट म्यूजिशियंस एंड रॉयल पेंटर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे, जब उन्होंने कोर्ट से म्यूजिशियंस को निकाला, डिसमिस किया, रॉयल पेंटर्स को डिसमिस किया, तो जो, क्योंकि आर्टिजन्स थे ये, तो जब पैट्रोनेज मिलना इनको बंद हो गया तो सेंट्रल लेवल पर जो आर्ट फॉर्म्स थी वो डिक्लाइन हो गई। दूसरी चीज़ ये कि सेंटर से फिर ये बाहर गए आर्टिस्ट कहीं ना कहीं काम के सर्च में, तो रीजनल जो किंगडम्स थे छोटे छोटे वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ पे रीजनल लेवल पर आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुई, रीजनल आर्ट्स डेवलप हुई इसके बाद। ही रिप्लेस्ड सोलर कैलेंडर विद हिजरा कैलेंडर, ठीक है, जो कि नक्शबंदी सूफी सिलसिला से इन्फ्लुएंस्ड थे। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल को का अपॉइंटमेंट किया, उनका नाम था मुहत्सिब। ही वॉज अपॉइंटेड टू अपहोल्ड मोरल कोड्स एंड शरिया, मतलब शरिया इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनको इम्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मुहत्सिब को। देन ही डिसकंटिन्यूड अबवाब, एक्स्ट्रा लैंड टैक्सेस होते थे अबवाब, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू किया। इनको जिंदा पीर कहा जाता था, लिविंग संत, ठीक है, फॉर स्ट्रिक्ट इस्लामिक अडेरेंस, मतलब इस्लाम के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल और बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ को ये जीते थे, ठीक है, इसीलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था। नोबल्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किस तरीके के इनके रिलेशंस थे उस पर, तो नोबल क्लास के लिए कहा जाता है कि भले ही इन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी को तो अपनाया और जो है कोशिश की कि जो हाई प्रायोरिटी दी जाए हेरिडिटी को, लेकिन फिर भी मनसब हो या अदर पोस्ट हो उन पे हिंदू ऑफिशियल्स का नंबर सबसे ज़्यादा था औरंगजेब के टाइम पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स ड्यूरिंग हिज रेन। मराठा 17% थे मनसबदारी में, इंडियन मुस्लिम्स 12% थे, ठीक है, इवन खत्रीज और कायस्थ को भी मनसबदारी अलॉट की गई थी। देन ही गेव टाइटल ऑफ मिर्जा राजा, टाइटल गिवन टू जय सिंह एंड जसवंत सिंह, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी इन्होंने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। उनका मानना ये था कि ये जो कंपनी है ये इंडिया की जो वेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, एक तरीके बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का। इवन 1695 में एक इंसिडेंट हुआ था, गंज ए सवाई ये एक जहाज था, मुगल शिप था, जिसमें खजाना भर के आ रहा था मक्का से, ठीक है, और ये खजाना लूट लिया गया था। तो औरंगजेब ने इस लूट के लिए, पायरेसी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और बहुत ज़्यादा राइवलरी क्रिएट हो गई थी। इवन औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए पूरे बंदोबस्त कर दिए, ठीक है, युद्ध हुआ और उनको ऑलमोस्ट बाहर कर दिया गया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, अब ज़मीन से तो बाहर निकल गए लेकिन वाटर लेवल पे, तो वाटर में तो जाने के बाद उनके पास मिलिट्री अच्छी थी, उनकी नेवी अच्छी थी, तो इंडिया के जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड पॉइंट्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर बाद में दोनों के बीच में थोड़ा नेगोशिएशंस हुई और विद सम रिस्ट्रिक्शंस दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग अगेन। देन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, तो आर्किटेक्चर में एक टॉम्ब बनवाया गया था, मौजोलियम फॉर वाइफ रबिया उद्दरानी के लिए, जो बीबी का मकबरा के नाम से पॉपुलर है और ताज ऑफ डेक्कन माना जाता है। उसके बाद मोती मस्जिद बनवाई थी लाल किला में और बादशाही मस्जिद बनवाई थी लाहौर। आर्ट एंड लिटरेचर में ही वॉज अकम्प्लिस्ड वीणा प्लेयर, ठीक है, चाहे उन्होंने म्यूजिशियंस को डिसमिस कर दिया हो लेकिन खुद आर्ट लवर थे। ही गेव पैट्रोनेज टू ईश्वर दास नागर, ठीक है, औरंगजेब ने ईश्वर दास नागर को
जो है पेट्रोनेज दिया, और इन्होंने फतुहात ए आलमगिरी लिखी। उसके बाद नुस्खा ए दिलखुशा, ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी। ठीक है, तो ये 2 लिटरेचर हैं, इनको याद रखना। अब आता है लेटर मुगल्स। अब देखो 1707 के बाद से 1857 तक जो भी मुगल सक्सेसर्स आए, दे वर नॉट दैट मच कैपेबल टू होल्ड द सेंट्रल अथॉरिटी वेरी वेल। तो धीरे धीरे मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जिसके पीछे रीज़न है उनके वीक लीडरशिप, सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। अब सेंट्रल अथॉरिटी अगर डिक्लाइन होगी तो नोबल क्लास की पावर बढ़ जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। देखो सेंटर वीक हुआ तो ऑफिशियल्स मनमानी करेंगे, ऑफिशियल मनमानी करेंगे तो रेवेन्यू की चोरी होनी शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू चोरी हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं करेगा। ठीक है और जब आपका सेंटर ही वीक है तो फॉरेन इन्वेजन्स भी होंगे ही होंगे। ठीक है, और इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो दूर दराज के जो प्रोविंसेस थे इनके दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रीजनल पावर। अब हम उन लेटर मुगल्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो स्पेशल पॉइंट होगा किसी भी रूलर के लिए सिर्फ वही पॉइंट कवर किया जाएगा। सो बहादुर शाह फर्स्ट, औरंगज़ेब के बेटे, ही रूल्ड फ्रॉम 1707 से 1712 तक रूल किया। मुअज्जम के नाम से भी जाने जाते थे। इनको एक उपाधि दी गई, इन्हें कहा गया शाह ए बेखबर। और ये जो शाह ए बेखबर की उपाधि थी ये इनको किसने दी? खफ़ी खान। खफ़ी खान जो इनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में इन्वॉल्व रहते थे, कोर्ट में क्या चल रहा है इसकी खबर ही नहीं रखते थे, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई। वैसे टॉलरेंस की पॉलिसी इन्होंने यूज़ की हिंदूज़ के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ना जजिया को हटाया ना पिलग्रिमेज टैक्स को हटाया। ठीक है, और जो सिख लीडर्स थे बंदा बहादुर, उनके साथ रिवॉल्ट या कैंपेन के दौरान ये मारे गए, उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट के दौरान ये मारे गए। इनके बाद आए जहांदार शाह, बहुत कम टाइम के लिए 1712 से 13। जहांदार शाह तो बादशाह थे लेकिन रियल पावर होल्डर थे इनके वजीर, उनका नाम था जुल्फिकार खान। ठीक है, और जुल्फिकार खान ने वैसे तो फ्रेंडली टाइज बनाए थे मराठा और राजपूत के साथ, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम शुरू किया, इजारा सिस्टम, इजारादारी सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें ऑक्शन होते थे, और ऑक्शन के बाद जो हाईएस्ट बिड लगाने वाले होते थे, हाईएस्ट बिड, उनको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दे दिया जाता था। क्लियर, हाईएस्ट बिड लगाने वाले को। अब जिस पर्सन ने हाईएस्ट बिड लगा के रेवेन्यू कलेक्शन का राइट लिया है वो क्या कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू सॉरी। ठीक है, जिससे पीजेंट्री बहुत परेशान हो गई और रिवॉल्ट होने शुरू हो गए थे। इट रिजल्टेड इनटू वेरियस रिवॉल्ट्स। ठीक है, तो जुल्फिकार खान ने शुरू किया इजारादारी सिस्टम। इसके बाद ये फ्रेंडली टाइज में ये देख लेना मराठा और राजपूत के साथ, तो अजीत सिंह मारवाड़ के, ठीक है, जय सिंह ऑफ आमेर, तो इनको महाराजा, मिर्जा राजा सवाई, ये टाइटल दे, मतलब ये टाइटल्स थे इनके। उनके बाद ही इंट्रोड्यूस्ड इजारा सिस्टम, जो कि बाद में क्रिटिसाइज हुआ बिकॉज ऑफ रिवॉल्ट्स। इनके बाद आए फर्रुखसियार, टाइम पीरियड 1713 से 1719। अब ये पावर में आए थे सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, इनको किंग मेकर्स के नाम से भी जाना गया, दे वर नॉन एज किंग मेकर्स, किंग मेकर्स। ठीक है, अब ये इनकी पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे अब्दुल्ला खान वज़ीर थे और हुसैन अली खान जो थे वो मीर बख्शी थे, मतलब मिलिट्री कमांडर। अब एक भाई के पास फाइनेंस, दूसरे भाई के पास मिलिट्री, तो अब इनसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो सकता था। सो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्स्पिरेसी करके अपने पसंद के बादशाह बनाने शुरू कर दिए। फर्रुखसियार को बनाया 1713 में, 19 में खुद ही मार डाला दोनों ने। ठीक है, फर्रुखसियार ने जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक याद रखो 1717 का जो टाइम पीरियड है, इसमें इन्होंने एक फरमान जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसमें ये कह दिया था कि मुगल टेरिटरी में आप कहीं पे भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो, और बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। 1719 में सैयद ब्रदर्स ने ही
फर्रुखशियार को मार डाला था। फिर अब किसी एक बादशाह को मारा जाएगा तो दूसरा बादशाह तो बनाना ही था उनको, तो नेक्स्ट बादशाह इन्होंने बनाया मोहम्मद शाह। इनको टाइटल दिया गया रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तक रूल किया। अब इतने लंबे समय तक रूल कर गए, मतलब कहीं ना कहीं जो नोबल क्लास की कॉन्स्पिरेसी थी वो ख़त्म हो गई। उसको ख़त्म किया खुद मुगल मोहम्मद शाह ने। इन्होंने एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनका नाम था निज़ामुल मुल्क, इनके साथ मिलकर सैयद ब्रदर्स को मार डाला। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी से पीछा इनका छूट गया यहाँ पे। और बस दिक्कत ये हुई कि खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में 3 मेजर प्रोविंसेस मुगल्स के इंडिपेंडेंट हो गए। कौन कौन से? निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद बनाया, ठीक है, हैदराबाद स्टेट। सादत खान बुरहानुल मुल्क ने अवध, और मुर्शिद कुली खान ने बिहार बंगाल उड़ीसा वाला रीजन इंडिपेंडेंट कर लिया। सो यही 3 मेजर प्रोविंसेस थे, यही 3 इंडिपेंडेंट हो गए। फिर इनके टाइम पीरियड में आउटर इन्वेजन बहुत हुए, जैसे नादिर शाह ने अटैक किया जो कि ईरान के एम्परर थे, और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। हिस्ट्री की कुछ ऐसी बैटल्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा सिर्फ फाइनेंशियली लॉस नहीं किया, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हुआ इस बैटल का। तो ऐसी बैटल्स में से एक आती है बैटल ऑफ करनाल। मोहम्मद शाह ने सरेंडर किया और नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को लूटा, ठीक है, सिविलियंस को मारा, और साथ में कोहिनूर डायमंड और पिकॉक थ्रोन दोनों को वो लेकर अपने साथ चले गए। ठीक है, इस बैटल से समझ में आया कि दिल्ली का जो पावर है वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है, और उसका जो प्रेस्टीज और प्राइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अटैक हुआ अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, उन्होंने तो मल्टीपल अटैक किए, नादिर शाह के ही सक्सेसर थे ये। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स दिल्ली में अटैक किए, दिल्ली को सीज किया। ठीक है, उसके बाद 1758 में मराठा रघुनाथ राव एक्सपेल्ड नजीबुद्दौला एंड कॉन्क्वर्ड पंजाब। फिर अहमद शाह अब्दाली ही रिटर्न decisively defeated Marathas at थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अहमद शाह अब्दाली की एक बैटल हुई 1761 में, और इस बैटल ने ना सिर्फ दिल्ली की हार का रिजल्ट, मतलब इस बैटल से सामने आया, बल्कि मराठा पावर भी ख़त्म हो गई। इसके बाद मराठास का भी डिक्लाइन हो गया अहमद शाह अब्दाली के इस अटैक के बाद। ठीक है, फाइनल लास्ट इन्वेजन का कब हुआ था? 1767 से। 1748 से इन्होंने अटैक करने शुरू किए थे। देन आलमगीर सेकंड एंड शाह आलम सेकंड। आलमगीर सेकंड ने रूल किया 1754 से 59 तक। इन बिटवीन ऑफ दैट 1757 इज इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पर इस ईयर में बैटल ऑफ प्लासी हुई, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कॉन्स्पिरेसी करके इंडिया के या मुगल के सबसे पावरफुल, सबसे जो प्रॉस्पेरस प्रोविंस था उसको हरा सकती है। ठीक है, उसके बाद शाह आलम सेकंड 1759 से 1806। तो यहाँ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ मुगल आर्मी, एक तरफ अवध की आर्मी, और तीसरी तरफ बंगाल आर्मी। इन तीनों आर्मीज को हरा दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फिर बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ठीक है, और जो शाह आलम सेकंड थे इनको इलाहाबाद भेज दिया गया, दिल्ली आगरा से इनको भेज दिया गया इलाहाबाद। ब्रिटिश पेंशनर बना के पेंशन दी जाएगी मुगल बादशाह को, बस। ठीक है, उसके बाद मराठा की हेल्प से वापस दिल्ली पहुंचे। अब यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि मराठाओं की तरफ से वो लीडर कौन थे जिन्होंने शाह आलम को दोबारा दिल्ली में पहुंचाया या रिस्टोर की उनकी पावर। देन अकबर सेकंड 1806 से 1837, he was the son of Shah Alam II. He reigned under British protection, ऑब्वियसली क्योंकि पेंशनर तो बन ही गए थे। अकबर सेकंड की पेंशन बंद कर दी गई थी,
ठीक है। और इसीलिए इन्होंने राम मोहन रॉय को अपना वकील बनाकर लंदन भेजा था, और राम मोहन रॉय जीत गए थे उनका केस, इनकी पेंशन रीस्टार्ट करा दी गई थी, और इन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, राजा की उपाधि दी थी। ये राजा की उपाधि इनको सोशल वर्क, सोशल रिफॉर्म्स के लिए दी गई थी, ठीक है, ना कि उस केस के लिए, ध्यान रखना। ही इनिशिएटेड फूल वालों की सैर, प्रमोटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसकंटिन्यूड कॉलिंग इटसेल्फ मुगल सब्जेक्ट, इशूइंग कॉइन्स इन एम्परर्स नेम। अकबर, देखो इसको ऐसे समझना, अकबर सेकंड ये लास्ट मुगल बादशाह थे जिनका नाम कॉइन्स पर मेंशन किया गया, ठीक है, कॉइन्स ऑन हिज नेम। इनके बाद मतलब अकबर सेकंड के बाद जो बादशाह होंगे उनको उनका नाम ही मेंशन नहीं किया गया कॉइन्स पे, और उनका नाम था क्या, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। ही रूल्ड फ्रॉम 37 टू 57, इन्हीं के टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। जफर के नाम से ये कविताएं लिखते थे। 1857 के रिवॉल्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इनको लीडर बनाया गया था, मेरठ के सोल्जर्स ने इनको लीडर बना दिया था। बाद में 1857 के बाद इनको रंगून भेज दिया, म्यांमार, वहीं 1862 में इनकी डेथ हो गई, और ये जो ब्रिटिश एम्पायर था वो ऑफिशियली 1857 में एंड हो गया, और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इस स्लाइड के अभी यहाँ तक हमारा पूरा जो है मुगल एम्पायर था वो कंप्लीट हो गया। हमने पूरा मेजर एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा हमने इसमें कवर कर लिया है। जो इसमें अभी तक कवर कराया है, जो होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट कर लेना, और दैट विल बी इनफ, ठीक है। तो जितना इसमें है उसको पूरा क्लास के तुरंत बाद उसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।